friends, we have completed chemical equilibrium in just 5 lectures. In this lecture, we will start ionic equilibrium. In this lecture, we will study all the theories of acid and base. Along with that, we will introduce ionic equilibrium and in what kind of substances ionic equilibrium establishes. So don't forget to subscribe my channel. Enjoy this video. Thank you. सो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट आयनिक इक्विलिब्रियम। देखो होता क्या है ना, इसके अंदर आयनिक इक्विलिब्रियम के नाम से ही आपको लग रहा है कि आयंस के बीच स्टेब्लिश हुआ हुआ इक्विलिब्रियम। देखो जब भी किसी अनडिसोशिएटेड पार्ट और डिसोशिएटेड पार्ट के बीच में इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होता है तो उसको आयनिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। जो डिसोशिएटेड पार्ट है वो आयंस की फॉर्म में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे अगर मैंने बोला ए बी, मान लो ए बी एक्वस की फॉर्म में है, ठीक है, ए बी एक्वस है और ये A प्लस एक्वस प्लस B प्लस एक्वस है ना। इसमें अगर डिसोशिएट होगा तो है ना, ये क्या हो जाएगा ए बी बी माइनस एक्वस, सॉरी है ना। तो ये क्या हो जाएगा, देखो A प्लस बी माइनस आयंस की फॉर्म में डिसोशिएट हुआ है। इसका मतलब कि ये आयनिक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो रहा है इसके अंदर। इसका मतलब अगर मैं इसकी डेफिनेशन बोलूँगा तो ये बोलूँगा इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश्ड बिटवीन डिसोशिएटेड पार्ट कौन सा है, ये वाला डिसोशिएटेड पार्ट फिर है ना ब्रैकेट में जो आयंस हैं वो, एंड अनडिसोशिएटेड पार्ट जो कि है ए बी इक्विलिब्रियम में। इन दोनों के बीच में जो आपका इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा उसको बोलेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम। इज नोन एज आयोनिक इक्विलिब्रियम। अब अपने को पढ़ना है कि आयनिक इक्विलिब्रियम है ना किसके अंदर स्टैब्लिश होता है। देखो ध्यान से, अब है ना एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था माइकल फेराडे, है ना। जो माइकल फेराडे थे, इन्होंने क्या किया, सब्सटेंस को क्लासिफिकेशन किया है ना ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। देखो इन्होंने बोला कि आपका जो सब्सटेंस है, कुछ सब्सटेंस से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, कुछ सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं उनको अपन बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट, और जो नहीं करेंगे इनको बोलेंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर आप सब लोगों को यहाँ तक। देखो तो जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होंगे ये कौन से होंगे, जो डिसोशिएट नहीं होंगे। देखो कंडक्टिविटी कौन करेंगे, जो आयंस में डिसोशिएट हो जाएंगे, फिर आयंस के मूवमेंट की वजह से कंडक्टिविटी होगी। अब कोई सब्सटेंस है जो डिसोशिएट हुआ ही नहीं आयंस के अंदर, इसका मतलब वो क्या है, वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब डिसोशिएट नहीं हो रहा है। मतलब इनके लिए क्या होता है, बेसिकली अल्फ़ा की वैल्यू 0 होती है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होता है वो क्या होता है, इनके लिए 0 होता है, वो डिसोशिएट हुए ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देखिए इनका, जैसे मैं एग्जांपल लूँ, जैसे शुगर है ना, शुगर है, ग्लूकोज जो मेजरली काम में आएंगे। देखो ग्लूकोज है, यूरिया है ना, ये क्या है, ये डिसोशिएट नहीं होंगे, इनका अल्फ़ा की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। अब देखिए फटाफट से, अब अगर मैं इलेक्ट्रोलाइट की बात करूँगा तो ये डिसोशिएट होते हैं, मतलब इनका अल्फ़ा की वैल्यू जो होगी ना, ये 1 या 1 से कम रहेगी, पर 0 से हमेशा क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। क्लियर आपको, और ये कंडक्टिविटी करेंगे। अब देखो ध्यान से, अब इलेक्ट्रोलाइट में भी 2 टाइप के इलेक्ट्रोलाइट इन्होंने क्लासीफाई किए। इन्होंने बोला कुछ तो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, कुछ तो इन्होंने बोला कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं, और कुछ जो है वो है वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब देखो इन स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट में डिफरेंस देखो क्या होता है, ये मेजर इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो। देखो स्ट्रॉन्ग में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग में वो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो कम्प्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं, मतलब इनके लिए अल्फ़ा की वैल्यू जो होती है वो होती है 1। और वीक कौन से होते हैं, जिनके लिए अल्फ़ा की वैल्यू क्या होती है, 0 से ज़्यादा होती है पर 1 से कम होती है। अब आप देखिए, जैसे इसका एग्जांपल लेके चलूँ आपसे, मैंने एग्जांपल लिया, मान लो NaCl, ये NaOH लेके चला, तो NaOH लूँगा तो क्या होगा, देखो ये Na प्लस और OH माइनस में कम्प्लीटली डिसोशिएट हो जाएगा। अब कम्प्लीटली डिसोशिएट हो गया तो पूरी रिएक्शन इरिवर्सिबल हो गई, डिसोशिएट हो गया पूरा। इसका मतलब इसमें इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश नहीं होगा, ठीक है। अब अगर मैं इसकी बात करूँ तो एक कंप्लीट डिसोशिएट नहीं होगा। इसका मतलब से मैंने मान लिया एसिटिक एसिड लिया है ना, ये कैसे डिसोशिएट होगा,
CH3COO माइनस प्लस H प्लस। क्लियर है। अब देखो क्या हुआ इसके अंदर, ये डिसोशिएट हुआ आयंस के अंदर, पर ये कंप्लीटली नहीं होगा। कंप्लीटली नहीं होगा तो यहाँ पे अपने को डबल एरो रिवर्सिबल का एरो बनाना है, और यहाँ पे कंप्लीट डिसोशिएट होगा, इसका मतलब यहाँ पे सिंगल एरो बनाना है। ठीक है। अब देखो इसमें कंप्लीट डिसोशिएट हो रहा है, इसका मतलब कि इसके अंदर क्या होगा, इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा। क्लियर है आप सब लोगों को, क्योंकि इसके अंदर क्या है, इसी के अंदर अनडिसोशिएटेड पार्ट बचा हुआ है और आयंस भी हैं। तो क्या होगा, देखो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश क्या होगा कि जिस रेट से, ध्यान दो, जिस रेट से इनका डिसोसिएशन हो रहा है उसी रेट से ये क्या दोनों एसोसिएट होकर फिर से CH3COH बना देंगे, है ना। तो ये एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा इसके अंदर, पर इसमें ऐसा नहीं होगा, सारा का सारा टूट जाएगा। ठीक है। तो आपको यहाँ तक एक बात और समझ में आई कि जो इक्विलिब्रियम है वो स्टैब्लिश होता है किसके अंदर, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर, है ना। यहाँ पर हम लिख लेंगे नोट के अंदर कि जो आयनिक इक्विलिब्रियम है वो स्टैब्लिश होगा, हमेशा स्टैब्लिश होगा इन वीक इलेक्ट्रोलाइट। है ना। तो यहाँ तक आपको समझाया जो भी चीज़ें हैं। ठीक है। देखो सिंपल सी बात है कि आयनिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, जब AB एक्वस से, ध्यान दो एक बात और ध्यान रखना, अगर कुछ नहीं दे रखा हो तो अपन वाटर एज ए सॉल्वेंट लेके चलेंगे। वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, अपन मानेंगे वाटर में डिजॉल्व। जैसे फॉर एग्जांपल ये CH3COH, मैंने नहीं बता रहा किस में डिजॉल्व है, तो ये क्या लेके चलेंगे, वाटर लेके चलेंगे सॉल्वेंट, कि सॉल्वेंट जो है अपना वाटर है। मतलब कुछ नहीं दे रखा होगा तो क्या होगा, वाटर को, है ना, अनलेस अदरवाइज गिवन, वाटर इज कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो जो वाटर रहेगा अपने पास, है ना, ये अपने पास यूनिवर्सल सॉल्वेंट यूज़ करना है अपने को। और मोस्टली आपको है ना गिवन नहीं रहेगा इसके अंदर ना, तो आपको पता होना चाहिए कि वाटर क्या होगा, वाटर अपने आपके इसके अंदर ऐसे सॉल्वेंट बिहेव करेगा। ठीक है। अब आपको समझ में आ गया कि इक्वल पार्ट क्या है, कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट, दो टाइप के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, ध्यान दो, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा, इस वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या होगा, आपके पास इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा। ठीक है। अब अपने को ये समझना है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं और वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, और आपको ये ध्यान रहेगा तो ही आप आगे इक्विलिब्रियम ढंग से क्वेश्चंस कर पाओगे। देखो तो पहले अपन स्ट्रॉन्ग, इसको सिंपल याद करने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, आप बस ये वीडियो पूरा देखते जाइए। जैसे अगर पहले बात करता हूँ स्ट्रॉन्ग की, है ना, तो पहले अपन पढ़ते हैं स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। अब देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में तीन चीज़ होती हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड हो सकता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट हो सकता है। तो सॉल्ट वाला सेक्शन जो अपन ना वो लास्ट में पढ़ेंगे ना, वो सॉल्युबिलिटी प्रोवाइड करके लास्ट टॉपिक है, वो अपन वहाँ पे सॉल्ट का पढ़ेंगे। यहाँ पढ़ेंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं और स्ट्रॉन्ग बेस कौन से होते हैं। तो पहले अपन पढ़ते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं। ध्यान देना, देखो अपने कोर्स के अंदर अपन को 6 स्ट्रॉन्ग एसिड याद होने चाहिए जो अपने अंदर अपने कोर्स में आएगा हमेशा। स्ट्रॉन्ग एसिड, ध्यान दो कौन कौन से, एक तो HClO4, H2SO4, HNO3, है ना, 3 तो ये सॉलिड, ये एसिड है। उसके अलावा उसके बाद में HF को छोड़ के HI, HBr और HCl, ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग में काउंट किए जाएंगे। और फिर ध्यान दो HCl, H2SO4, HNO3 तीन याद रखना है आपको। उसके बाद में HF को छोड़ के बाकी तीनों क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड में काम किए जाएंगे। अगर बात करेंगे स्ट्रॉन्ग बेस की, अगर बात करूँगा मैं आपको सामने स्ट्रॉन्ग बेस की बात करेंगे, तो ध्यान दो आपको सिर्फ क्या करना है, पहला ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप क्या होता है, ली ना के रब से फरियाद, तो उसमें फर्स्ट ग्रुप में फर्स्ट छोड़ दो, तो सेकेंड Li लिथियम छोड़ा, तो फिर सोडियम चालू कर दो, तो NaOH, KOH, RbOH और CSOH। ठीक है। फर्स्ट ग्रुप में एक छोड़ा, सेकंड ग्रुप में 2 छोड़ दो, तो क्या होगा, बेटा मांगे कार स्कूटर, तो बेटा और मांगे मतलब बेरिलियम और मैग्नीशियम छोड़ दो, बाकी नीचे चालू कर दो सारे। CaOH होल ट्वाइस, SrOH होल ट्वाइस, BaOH होल ट्वाइस, ये सब अपन स्ट्रॉन्ग में कंसिडर करेंगे। मतलब आपको स्ट्रॉन्ग इजीली याद हो चुका है। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं, 6 स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, HClO4, H2SO4, HNO3, 3 ये, बाकी HF को छोड़ के बाकी सारे HI, HBr, HCl। और स्ट्रॉन्ग बेस की बात करेंगे तो पहले ग्रुप में फर्स्ट छोड़ दो, सेकंड ग्रुप में 2 छोड़ दो। ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग होंगे। इन स्ट्रॉन्ग के अंदर इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश नहीं होगा, नो इक्विलिब्रियम
स्टैब्लिश्ड। ठीक है, अब आ जाएंगे वीक के अंदर, और इसके अंदर हमेशा क्या होगा, हमेशा सिंगल एरो बनाना है। ये चीज़ें बार बार आगे भी काम में आएंगी, इसलिए आप यहीं कहीं रख लो इसको कि जब भी ये एसिड होंगे तो सिंगल एरो आएंगे, एसिड बेस होंगे सिंगल एरो आएंगे और कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएगा। बट अगर बात करते हैं अपन वीक इलेक्ट्रोलाइट की, तो फिर से वीक इलेक्ट्रोलाइट में तीन चीज़ें होंगी आपके पास, वीक एसिड, वीक बेस और वीक सॉल्ट। वीक सॉल्ट अपन लास्ट में पढ़ेंगे और पहले पढ़ेंगे वीक एसिड और वीक बेस। अब मैंने बताया इसके अंदर क्या होता है, इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है, इसके अंदर इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा, है ना। और एरो कौन सा आएगा, जब भी एसिड आएंगे वाले डबल एरो आएगा इसके अंदर। क्लियर है आपको यहाँ तक बात? ठीक है, इसके बाद देखिए अगर बात करते हैं, अगर अपन वीक एसिड की, वीक एसिड तो बहुत ही सिंपल तरीका है, इनको छोड़ के बाकी जितने भी एसिड है सारे वीक लेके चलेंगे। फॉर एग्जांपल से HCl4 यहाँ आ गया तो HClO3 वीक में काउंट होगा, इससे कम वाला, और HClO2 भी किस में काउंट होगा, वीक में। HClO भी क्या होगा, वीक में काउंट होगा। ठीक है, जैसे H2SO4 यहाँ पे आ गया तो H2SO3 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और इसके ऊपर वाला H2SO5 ये भी किस में आएगा, ये भी इसमें आ जाएगा। ठीक है, ऐसे HNO3 यहाँ पे आ गया तो HNO2 जो होगा वो क्या हो जाएगा, वीक में काउंट आ गया। ठीक है, HCl, HBr, HI यहाँ आ गया तो HF कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। अब देखो H2CO3 कार्बोनिक एसिड, H2S और जितने भी आपके पास HCNBC में आएगा। ठीक है, और जितने भी आपके पास ऑर्गेनिक एसिड्स हैं जैसे कि CH3CO, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड हैं वो सारे ही किस में काउंट करने हैं, अपने को वीक में काउंट करने। ऐसे लिखता हूँ, एंड ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स। क्लियर आपको बात सबको? ठीक है, इसके बाद अगर बात करूँगा मैं वीक, इसके बाद देखो अपन करेंगे वीक बेस का। तो देखो वीक बेस का बहुत ही ईजी है। वीक बेस के अंदर अपन NH3 अमोनिया और इसके जो भी डेरिवेटिव्स होंगे, एंड ऑल डेरिवेटिव्स, ये जो अपने एग्जाम में आएंगे वो बता रहा हूँ आपको, ऑल डेरिवेटिव्स, है ना, ऑल डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया, है ना। इसका एग्जांपल देखो, जैसे अगर बोलूँ NH4, जैसे वाटर में डालोगे ना NH3 तो ये NH4OH की फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा, है ना। और जैसे अगर मैं बोलूँ आपसे कि NH2 है ना, एक H निकाल के यहाँ पे क्या लगा दिया, NH2 लगा दिया, है ना, ये हाइड्राजीन हो जाएगा। अगर मैं एनिलीन की बात करूँ, NH2 एक H हटा के क्या लगा दिया मैंने, बेंजीन लगा दिया, एनिलीन हो जाएगा, एक्सेट्रा। मतलब जो भी NH3 से बनेगा वो सारा क्या कहलाएंगे, वो सारे वीक बेस के अंदर आएंगे। ठीक है, देखो तो आपको ने यहाँ तक पढ़ा कि कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन से स्ट्रॉन्ग बेस हैं, वैसे ही कौन से वीक एसिड है, कौन से वीक बेस हैं, है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के अंदर इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश आपका नहीं होगा। दूसरा इसमें क्या आएगा, सिंगल एरो आएगा। तो बिल्कुल 6 जो हैं वो आपकी स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, HClO4, H2SO4, HNO3, बाकी सब जाके HCl, HI, HBr। और अगर स्ट्रॉन्ग बेस की बात करेंगे, पहले ग्रुप में पहला छोड़ दो, दूसरे ग्रुप में दूसरे 2 छोड़ दो, बस, और कुछ नहीं करना है। वीक बेस की बात करेंगे तो इसमें इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा, है ना, और इसमें कौन सा आएगा, इसमें आपके पास डबल एरो आएगा। ठीक है, वीक एसिड की बात करेंगे तो इनको छोड़ के बाकी सारे कौन से वीक है। इसमें इंपॉर्टेंट जो हैं, जो मेजरली काम में है, कार्बोनिक एसिड यूज़ करेंगे, H2S यूज़ करेंगे, HCN यूज़ करेंगे, और HCH3COH यूज़ करेंगे, है ना। और भी कोई दूसरा ऑर्गेनिक एसिड है, जैसे आपका फॉर्मिक एसिड भी आ सकता है, ये बोल सकते हैं। और बाकी वीक बेस तो सिंपल से याद कर लेंगे, कैसे याद करेंगे, अमोनिया और उसके सारे डेरिवेटिव। सिंपल है, आप यहाँ तक आप सब लोगों को ठीक है। देखो अब अपन पढ़ेंगे एसिड बेस थ्योरीज। तो फर्स्ट थ्योरी जो है ना वो है अरेनियस थ्योरी। देखो अपन 3 थ्योरी पढ़ेंगे, पहला पढ़ेंगे एसिड अरेनियस थ्योरी, सेकंड पढ़ेंगे ब्रॉन्स्टेड-लोरी थ्योरी, थर्ड पढ़ेंगे अपन लुईस एसिड बेस, है ना। तो पहला पढ़ते हैं अपन अरेनियस कंसेप्ट क्या है। देखो अरेनियस ने बहुत सिंपल सी बात बोली, इन्होंने बोला कि जो भी सब्सटेंस, ध्यान सुना, जो भी सब्सटेंस एक्वस में मतलब वाटर में
H प्लस देगा वो एसिड होगा, जो OH माइनस देगा वो बेस होगा। वापस ध्यान सुनो, जो भी सब्सटेंस एक्वस के अंदर H प्लस देगा वो एसिड होगा, जो OH माइनस देगा वो बेस होगा। तो इसकी सबसे मेजर ड्रॉबैक तो ये था कि इसने उन्हीं सब्सटेंसेस के बारे में बात की थी जो एक्वस के अंदर ही बात की थी इसने। दूसरा, बहुत सारे एसिड ऐसे भी थे जिनके अंदर H प्लस नहीं थे फिर भी वो एसिड थे। बहुत सारे बेसेस ऐसे भी हैं जिनमें OH माइनस नहीं है फिर भी वो बेस है ना। और क्या ड्रॉबैक्स है वो अपन इसके अंदर पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो पहले इसको लिख लेते हैं एक बार। पहला क्या है, अरेनियस एसिड कौन से होते हैं ना, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट है ना, एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस हो चाहे एनी सब्सटेंस है ना, विच गिव्स H प्लस आयन इन वाटर इज नोन एज अरेनियस एसिड, है ना। देखो अब इसके अंदर क्या हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैं बोलूँ HCl बोलूँ तो ये एसिड है और इसको मोनोबेसिक एसिड भी कहा जाएगा। ध्यान दो, अब पढ़ेंगे अपन टाइप्स। देखो इसके मोनोबेसिक बोलो या इसको बोलो मोनोप्रोटिक। मोनोबेसिक एसिड, मोनोप्रोटिक एसिड कौन से होते हैं, जो एक H प्लस देते हैं, है ना। देखो इनका जो नाम होगा HBr है ना, मतलब ये एक तरह का HA टाइप के होंगे जो एक ही H देंगे। देखो इसका नाम बेसिक क्यों बोला गया है, मोनोबेसिक मतलब जब भी कोई सब्सटेंस है ये, जैसे कुछ एसिड है ये, अब मुझे कैसे पता लगा कि ये एसिड है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, बेस से रिएक्ट कराना पड़ेगा। इस एसिड को सपोज रेड वाला ये एसिड है, ये ब्लू वाला बेस है, ये मुझे कैसा लगा एसिड कैसे है, इसको बेस से कराना पड़ेगा। तो अगर इसका एक इक्विवेलेंट ने इसके एक इक्विवेलेंट बेस को अगर न्यूट्रलाइज कर दिया, इसके मतलब क्या हो रहा है कि ये एक H प्लस दे रहा है, समझ में आ रहा है आपको, एक H प्लस देगा, इसलिए इसको मोनोबेसिक कहा जाएगा। मतलब बेस के कंपेरिजन में चेक करते हैं इसको ना, तो एक मोनोबेसिक कहा जाएगा। और मोनोप्रोटिक मतलब प्रोटॉन को ही H प्लस को ही प्रोटॉन बोलते हैं, इसलिए मोनोप्रोटिक। समझ में आया। ऐसी जब एसिड की बात चलेगी तो जब बेस की बात चलेगी तो मोनो एसिडिक, डाई एसिडिक, ट्राई एसिडिक होगा। क्लियर है आपको बात यहाँ तक। देखो नेक्स्ट बात करेंगे डाई बेसिक या फिर डाई प्रोटिक। जैसे फॉर एग्जांपल H2S हो गया आपके पास, H3PO3 वाला हो गया। PO3 जो होता है 2 H देता है, एक H जो होगा वो डायरेक्टली P से कनेक्टेड होगा जो H नहीं देगा। और देखो H2CO3 हो गया, ये सारे H2A टाइप के एसिड है, इनको बोलेंगे डाईप्रोटिक बोलेंगे, है ना। थर्ड होगा आपके पास ट्राई बेसिक या फिर इनको बोलेंगे ट्राईप्रोटिक, है ना। देखो इसमें क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल H3PO4 लेके चल रहा हूँ मैं ना, तो ये एक तरह के H3A टाइप के एसिड कहले जाएंगे। क्लियर बात आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन बेस क्या होंगे। बेस भी सेम चीज़ है कि एनी सब्सटेंस गिव्स H प्लस था, यहाँ पे OH माइनस हो जाएगा, तो बोलेंगे एनी सब्सटेंस गिव्स OH माइनस इन वाटर इज नोन एज अरेनियस बेस, है ना। सिमिलर देखो यहाँ पे क्या बोलेंगे अपन से मोनो एसिडिक बेस की बात करेंगे तो कौन से होंगे, जैसे जो एक OH माइनस देना, तो जैसे NaOH हो गया, KOH हो गया, NH4OH हो गया, मतलब कौन से BOH टाइप के रहेंगे। देखो ये बेसिक्स हैं, अगर ये आप ढंग से पढ़ोगे तो इसके क्वेश्चंस कर पाएंगे। जो एसिड बेस जो आगे अपन पढ़ेंगे बफर क्या होता है, सॉल्ट हाइड्रेट्स कैसे क्वेश्चंस करने, तो अगर ये बेसिक्स नहीं पता होंगे तो आप वहाँ पे सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास डाई एसिडिक बेस। देखो ये क्या होता है, जैसे जो 2 OH देता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे COH होल ट्वाइस हुआ, है ना, ZnOH होल ट्वाइस हुआ, मतलब ये BOH होल ट्वाइस वाले होते हैं, है ना। और थर्ड देखो क्या हो जाएगा इसके अंदर, थर्ड हो गया ट्राई एसिडिक बेस हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल AHOH होल थ्राइस हो गया, है ना, और FeOH होल थ्राइस हो गया, है ना। ये 3 OH देंगे तो इनका नाम दे दिया गया है ट्राई एसिडिक बेस आ गया इनका,
है ना। देखो तो यहाँ तक अपन ने दो चीज़ देखी है अपने को कि एसिड कौन से होते हैं, एसिड अरेनस एसिड वो होते हैं जो एक्वस में H+ देते हैं, अरेनस बेस कौन से होते हैं जो एक्वस के अंदर OH- देते हैं। मोनो बेसिक किसको बोलेंगे, जो एक H देगा, डाई जो 2 देगा, ट्राई जो 3 देगा। ऐसे ही बेसिक में क्या होगा, मोनो एसिड कौन जो एक OH- देगा, डाई जो 2 देगा और ट्राई जो क्या देगा 3 देगा। ठीक है, इसके बाद देखो फटाफट से अब है ना इसकी अपने को लिमिटेशन देखनी है कि इसकी लिमिटेशंस क्या क्या होती हैं। देखो जो फर्स्ट जो लिमिटेशन है ना इसकी, लिमिटेशंस है ना, जो फर्स्ट लिमिटेशन है वो है कि इसने केवल एक्वस सॉल्यूशन के बारे में ही कहा था, है ना। फर्स्ट लिमिटेशन लिखेंगे अपन इसकी, लिमिटेड टू एक्वस सॉल्यूशन, पढ़ लेता हूँ सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो सेकंड की अगर बात करूँ मैं इसके अंदर, सेकंड देखो इसने कहा था कि जो एक्वस में H+ दे, पर फर्दर ये पता लगाया गया कि H+ जो होता है वो H+ की फॉर्म में नहीं होता है, वो हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में चले जाता है। मतलब जो H+ होगा एक्वस के अंदर, वो एक्वस की जगह किस फॉर्म में रहेगा, H3O+ की फॉर्म में रहेगा। जैसे क्यों, क्योंकि जब OH रहेगा इसके पास लोन पेयर रहेंगे, ये वाटर है अपने पास, और जब H+ रहेगा इसको इलेक्ट्रॉन की डिमांड रहेगी तो क्या करेगा, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा इसके साथ में और ये H3O+ की फॉर्म में आ जाएगा। ऐसा क्यों करता है कि हाइड्रोनियम आयन ना ये इससे मोर स्टेबल होता है, क्योंकि इसमें ना चार्ज डिस्पर्स हो चुका होता है। चार्ज क्या होता है, डिस्पर्स्ड हो जाता है इसके अंदर, तो ये ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए क्या होगा, H+ जो होगा वो एक्वस में हमेशा H3O+ की फॉर्म में रहेगा। तो उसने तो कहा था H+ मिलता है, पर H+ नहीं मिलता है, H3O+ की फॉर्म में रहता है। ऐसी हाइड्रोक्सिल आयन होता है ना, वो भी क्या होता है, वो भी हाइड्रेटेड फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका ये जो है H+ और OH- जो होंगे ये हाइड्रेटेड फॉर्म में रहते हैं, है ना, हाइड्रेटेड हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं ये। ठीक है, थर्ड देखो क्या है इसके अंदर, थर्ड बहुत सारे एसिड बेस ऐसे थे जिनके पास H+ और OH- नहीं थे, उसके बाद भी वो एसिड बेस थे, है ना, तो उसके बारे में इन्होंने कुछ नहीं कहा। तो ऐसे बोलेंगे एसिड एंड बेस विदाउट हैविंग H+ एंड OH-, है ना, वो भी एसिड बेस थे पर उनके बारे में कुछ नहीं कहा। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बोलूँ आपको, जो CO2 है ये एसिडिक गैस कहती है, SO2 हुआ, SO3 हुआ। अगर बेसिस की बात करी जाए तो जैसे NH3 हुआ, Na2CO3 हुआ, ये भी क्या है, ये बेस की तरह काम करते हैं, पर इनके पास OH- नहीं है। ये एसिड की तरह काम करते हैं पर इनके पास बेस नहीं है, इनके पास सॉरी H+ नहीं है। एसिड की तरह काम करेंगे और ये कैसे करते हैं, ये बेस की तरह काम करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो थ्योरी पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी। देखो स्टूडेंट्स, अब जो सेकंड थ्योरी है वो है ब्रॉन्स्टेड-लॉरी एसिड बेस थ्योरी। दो साइंटिस्ट थे ब्रॉन्स्टेड और लॉरी, उन्होंने साइमल्टेनियसली ये थ्योरी दी 1932 के अंदर, है ना। तो ये दिया गया था 1932 के अंदर। अब ध्यान से बात समझना, देखो इसने बोला कि वो सब्सटेंस, ध्यान दो, वो सब्सटेंस जो H+ डोनेट करें वो होंगे एसिड, और वो सब्सटेंस जो H+ एक्सेप्ट करें वो होंगे बेस, है ना। तो अपन इसने जो थ्योरी, इसकी थ्योरी क्या थी, इसने बोला एसिड आर द सब्सटेंसेस दोज एक्सेप्ट दोज डोनेट H+। इसने एक्वस कुछ बात नहीं की, इसने H+ बोला कि जो H+ देंगे वो क्या होंगे, वो एसिड होंगे, एंड बेसिस आर द सब्सटेंस दोज एक्सेप्ट H+ आयन, है ना। फॉर एग्जाम्पल मतलब इसमें अगर स्मॉल में बोलो तो बस इतना सा ध्यान रखना है आपको, जो H+ डोनर होगा वो तो होगा एसिड, और जो H+ एक्सेप्टर होगा वो क्या होगा अपने पास, बेस होगा। क्लियर बात। जैसे फॉर एग्जांपल अपन एग्जांपल के तौर पे मान लो एक रिएक्शन लेते हैं,
है ना। तो मैंने रिएक्शन लिया NH3+H2O, है ना। ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा आपका NH4+ और OH-। ठीक है, अब देखो यहाँ से यहाँ तो देखो क्या किया है, NH3 ने एक H+ एक्सेप्ट किया है ना, एक्सेप्ट किया H+, इसका मतलब ये तो हो जाएगा एसिड। और H2O ने क्या किया है, H2O ने एक H+ डोनेट किया है, जो डोनेट किया, सॉरी इसने एक्सेप्ट किया तो ये हो जाएगा बेस, इसने डोनेट किया है, डोनेट किया तो ये हो जाएगा आपका एसिड। ठीक है, हम मैं आपको समझ एक एग्जांपल लेते हैं, H से लेते हैं, है ना। HCl में एक साथ मैंने H2 के साथ रिएक्शन कराई तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा H3O+ और Cl-। इसमें H+ ने क्या किया, H+ ने H+ डोनेट किया है, डोनेट किया तो ये तो हो जाएगा एसिड, और इसने एक्सेप्ट किया है तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, बेस हो जाएगा, है ना। अब देखो, अब इसने एक कंसेप्ट और दिया, वो दिया था कंजुगेट एसिड बेस पेयर का। जो बेस H+ एक्सेप्ट कर ले तो H+ एक्सेप्ट करने के बाद जो चीज़ बनाता है इसको बोलते हैं कंजुगेट एसिड, और जो एसिड होगा वो H+ देगा, H+ देने के बाद जो बनाएगा इसको बोलेंगे कंजुगेट बेस। ठीक है, जैसे अब इसकी बात करें इस एग्जांपल की, तो इसमें H+ है ना, तो इसने HCl ने H+ दिया तो ये एसिड था, तो एसिड बनाएगा बेस, तो ये बनेगा ना, ये बनेगा कंजुगेट बेस। और ये बेस था, इसने H+ लिया तो ये, सॉरी ये बेस था, इसने H+ लिया तो ये क्या बना देगा, कंजुगेट एसिड। मतलब ब्रॉन्स्टेड ने एक एसिड बेस पेयर, है ना, इसको बोलते हैं कंजुगेट एसिड बेस पेयर का कंसेप्ट भी दिया, है ना। इस कंसेप्ट में एक काम की बात और है, देखो इन्होंने बोला कि जो एसिड बेस का जो पेयर रहेगा उसमें से अगर दोनों में से एक कंपोनेंट जितना वीक रहेगा दूसरा कंपोनेंट उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा। मतलब अगर बेस वीक है तो जो कंजुगेट एसिड होगा ये उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग बनेगा, और अगर बेस स्ट्रांग है तो कंजुगेट एसिड होगा वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, वीक होगा। सिमिलरली एसिड के साथ भी होगा, एसिड स्ट्रांग तो उसका कंजुगेट बेस होगा वीक होगा, एसिड अगर वीक होगा कंजुगेट बेस क्या होगा इसका, स्ट्रांग हो जाएगा। और हमेशा एक एसिड बेस पेयर के अंदर, कंजुगेट एसिड बेस पेयर के अंदर ओनली एक H+ का डिफरेंस रहेगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आप पहचानो, है ना, पहचानो कि कौन से कंजुगेट बेस है और कौन से कंजुगेट एसिड है ना, तो आप उसको पेयर को पहचानने के लिए केवल H+ देखना है। तो यहाँ पे से आपको एक ही बात काम की आपके लिए कि एसिड कौन से होते हैं, जो H+ डोनेट करते हैं, और बेस कौन से होते हैं, जो H+ एक्सेप्ट करते हैं। ये ब्रॉन्स्टेड की थ्योरी है ना। तो यहाँ तक आप बताया। इसके बाद देखो नेक्स्ट इसी के आगे का है, देखो इसके बाद, है ना। अब नेक्स्ट इसी में मैंने बोला, जो मैंने बताया लिखता हूँ आप इसे, कि जो आपका एसिड बेस होगा ना, एसिड बेस पेयर होगा, एसिड बेस पेयर जो होगा, है ना, इसमें हैव ओनली वन H+ डिफरेंस। तो इससे आप चेक कर सकते हो कौन एसिड बेस पेयर है। क्लियर है बात सब लोगों को। मैं बताऊँगा, देखो आपका एसिड जो होगा वो एक H+ दे क्या बना है, कंजुगेट बेस बना लेगा। वैसे ही जो बेस होगा वो एक H+ ऐड करके बना लेगा, कंजुगेट एसिड बना लेगा। क्लियर बात सब लोगों को। ठीक है, आपने देखो यहाँ देखा होगा कि इसने क्या किया, यहाँ पे H2O जो है ना, यहाँ पे एसिड का काम कर रहा है, यहाँ पे बेस की तरह काम कर रहा है। मतलब H2O H+ ले भी सकता है और दे भी सकता है। H+ क्या होता है, प्रोटॉन, तो मतलब प्रोटॉन ले भी सकता है, दे भी सकता है। इसका मतलब H2O जो रहेगा वो एम्फीप्रोटिक कहलाएगा, है ना। तो एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस कौन से होते हैं, जो H+ ले भी सकते हैं, दे भी सकते हैं। ठीक है, देखो तो अब इसे मैं नेक्स्ट लिख रहा हूँ इसके अंदर, एम्फीप्रोटिक, है ना। ये होते हैं सब्सटेंसेस, है ना, विच कैन एक्सेप्ट और डोनेट H+ आयन, है ना। एग्जाम्पल जैसे अगर बोलूँ मैं H2O, HS- ना, ये भी H+ दे सकता है। इसके अपन क्वेश्चंस करेंगे आगे, वो आपको भी बताऊंगा मैं ना। ठीक है, और देखो नेक्स्ट एक बात आपको मैंने और बताई है कि जो पेयर में एक स्ट्रांग रहेगा तो एक क्या रहेगा, वीक रहेगा। वही बात लिखते हैं, देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। ऐसे लिखेंगे अपन, वीक एसिड हैज़ स्ट्रॉन्ग कंजुगेट
कंजुगेट बेस एंड वाइस वर्सा। समझ में आप लोग आपको नेक्स्ट बात। हाँ देखो, इसके बाद अगर मैं आपसे पूछूँ कि आपको एक क्वेश्चन दूंगा, देखो उसमें पूछूंगा मैं आपसे कि इसका कंजुगेट एसिड या कंजुगेट बेस निकालिए, है ना। ऐसे क्वेश्चन लिखो, देखो मैं क्वेश्चन है फाइंड कंजुगेट एसिड एंड बेस फॉर द फॉलोइंग, है ना। फर्स्ट मान लो आपको दे रखा है H2O, ये अपन पढ़ चुके हैं, है ना। सेकंड आपको निकालना है, मान लो मैंने बोला आपको HS माइनस, है ना। देखो अगर ये एसिड की तरह काम करेगा, एसिड की तरह काम करेगा तो क्या होगा, H प्लस देगा, H प्लस देगा तो OH माइनस बन जाएगा, OH माइनस बनेगा तो ये सब क्या हो जाएगा, कंजुगेट बेस हो जाएगा। और बेस की तरह काम करेगा तो क्या करेगा, ये H प्लस लेगा तो क्या बना लेगा, H3O प्लस, तो ये बेस तरह काम करते तो क्या बन जाएगा, कंजुगेट एसिड बन जाएगा। सिमिलरली इसकी बात करें, अगर एसिड की तरह काम करता है तो H प्लस देगा तो क्या बन जाएगा, ये H2 माइनस बन जाएगा। ये एसिड था तो ये क्या बन जाएगा, कंजुगेट बेस बन जाएगा। और अगर ये बेस की तरह काम करेगा तो H प्लस एक्सेप्ट करेगा तो H2S बन जाएगा। और ये बेस से क्या बन जाएगा, ये बेस की तरह तो ये कंजुगेट एसिड बन जाएगा। समझ में आपको, है ना। सिमिलरली देखो एक और पूछूं आपसे मैं, जैसे मैंने बोला H2PO4 माइनस, ना ये भी एम्फीप्रोटिक, इसके दोनों लिख सकते हो आप। देखो कैसे, अगर ये एसिड की तरह काम करेगा तो एक H प्लस दे देगा तो उसका कंजुगेट एसिड क्या होगा, कंजुगेट बेस क्या होगा, HPO4 2 माइनस, इसने H प्लस दे दिया तो एसिड की तरह काम किया तो ये क्या बन जाएगा, कंजुगेट बेस बन जाएगा। और अगर ये बेस की तरह काम करेगा तो H प्लस ले लेगा तो क्या हो जाएगा, ये H3PO4 हो जाएगा। तो ये बेस काम किया तो ये क्या बन जाएगा, कंजुगेट एसिड बन जाएगा। तो ऐसे आप सबके कंजुगेट एसिड या कंजुगेट बेस निकाल सकते हो, ठीक है। देखो तो यहाँ मैंने बताया आपको, ये तो अपन पहले पढ़ चुके हैं कि कंजुगेट एसिड बेस पेयर क्या होता है ना। ये होता है आपके पास H प्लस लेगा तो एसिड और कंजुगेट एसिड बेस पेयर बन जाएगा। एम्फीप्रोटिक कौन से होते हैं, जो H प्लस ले भी सकते हैं, H प्लस दे भी सकते हैं। फिर मैंने बताया आपको कि अगर वीक रहेगा एसिड तो उसका जो बेस होगा, कंजुगेट बेस होगा, वो स्ट्रांग हो जाएगा। और अगर ये स्ट्रांग होगा तो ये वीक हो जाएगा। बस नॉर्मल सी बात है, मतलब समझना है आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ। जैसे इन ये पेयर है ना, तो ये वीक रहेगा तो ये स्ट्रांग रहेगा तो ये वीक रहेगा तो ये स्ट्रांग रहेगा तो ये वीक, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। अब देखो, अब इसमें यहाँ से एक कंसेप्ट और आएगा आपके पास कि जो भी रिएक्शंस होती हैं, है ना, जो भी रिएक्शंस होती है ना, वो हमेशा स्ट्रांग टू वीक की तरफ प्रोसीड करती हैं, है ना। तो इसको बोलेंगे डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, है ना। देखो तो अपन इसे बोलेंगे कि एसिड बेस रिएक्शन जो होती हैं, एसिड बेस रिएक्शन ऑलवेज proceeds from strong to weak direction। अब इसको अपन एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे, ध्यान दो। देखो एग्जाम्पल की हेल्प से तो कैसे समझेंगे, ध्यान दो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे बोला कि फर्स्ट एग्जाम्पल लिया मैंने बोला आपको Na2CO3 प्लस H2SO4, इसने बनाया Na2SO4 प्लस H2CO3, है ना। सेकेंड एग्जाम्पल लिया मैंने Na2SO4 प्लस H2CO3, है ना। और ये क्या बनाया, इसने बनाया Na2CO3 प्लस H2SO4। देखो ये दोनों क्या है, ये दोनों एसिड बेस्ड रिएक्शंस हैं। ये एसिड था और ये सॉल्ट था तो इसने H प्लस ने रिप्लेस कर दिया। एसिड बेस्ड रिएक्शन नहीं है इसलिए एसिड की रिएक्शन नहीं। देखो अब देखो क्या हुआ, ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखो ये क्या है ना, ये अपने पास है स्ट्रॉन्ग एसिड और ये अपने पास क्या है, वीक एसिड है। ये अपने पास क्या है, वीक एसिड है। और ये क्या है अपने पास, स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं, वीक एसिड कौन से होते हैं, ये मैंने थोड़ी देर पहले आपको याद करवाया था, ठीक है। देखो ध्यान से, अब आप मुझे बताओ, मैंने आपको ऊपर लिखवाया एसिड बेस्ड रिएक्शंस ऑलवेज प्रोसीड्स फ्रॉम स्ट्रॉन्ग टू वीक डायरेक्शन। तो ये स्ट्रॉन्ग से वीक है ना, इसलिए ये जो रिएक्शन है ये प्रोसीड हो जाएगी, ये रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और जो दूसरी रिएक्शन है इसमें क्या है, वीक टू स्ट्रॉन्ग कभी नहीं जाएगा, मतलब स्ट्रॉन्ग टू वीक जाएगा। तो ये रिएक्शन जो है ये रिएक्शन नहीं होगी। बुलवा समझ में आ रही है आपको। इसका मतलब जब भी आपको ऐसे रिएक्शंस मिले, ऐसे बेस में भी ये चलेगा कि जब भी हमेशा रिएक्शन होगी वो कहाँ से कहाँ जाएगी, वो हमेशा स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ जाएगी।
है ना। जैसे अगर मैं आपसे एक एग्जांपल और कराऊँ, देखो जैसे आपसे मैं नॉर्मल से थर्ड एग्जांपल पूछूँ, देखो अगर पूछूँ HCOONA और पूछूँगा CH3COOH, HCOOH और ये बनाएंगे CH3COONA। आपको बताना है कि इनमें से ये डायरेक्शन जो है, ये जो रिएक्शन है ये फिजिबल है या नहीं है। फिजिबल का मतलब है कि ये जो रिएक्शन है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी या नहीं होगी। देखो इसमें से ना ये भी वीक एसिड है ऑर्गेनिक का है और ये भी क्या है, वीक एसिड ऑर्गेनिक का। अब यहाँ पे अपने को ऑर्गेनिक की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए पहले से। आपको बताऊँगा कि ऑर्गेनिक के अंदर पढ़ाऊँगा कि जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, इसमें फॉर्मिक एसिड जो होता है ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज़ कम्पेयर टू एसिटिक एसिड, है ना। उसमें तो कैसे चलता है HPHR, मतलब पहले H वाला होगा ना, HCOH, है ना, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। उसके बाद बेंजोइक एसिड PHCOH और उसके बाद फिर R वाले आते हैं, है ना। तो ये आपको वहाँ पढ़ाऊँगा जब मैं आपको ऑर्गेनिक पढ़ाऊँगा ना। तो HPHR याद कर लीजिए। उसके अंदर किसमें ये किस में चलेगा, सिर्फ और सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड में चलेगा ना। और ऐसा क्यों होता है इसका रीज़न आपको वहीं बताया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, ये H वाला है तो ये क्या होगा, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है ना। तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड तो क्या होगा, सॉरी वीक नहीं स्ट्रॉन्ग, हाँ स्ट्रॉन्ग एसिड ज़्यादा है तो उसका मतलब ये वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ रिएक्शन नहीं आएगी, मतलब ये रिएक्शन जो है रिएक्शन फिजिबल नहीं है ना। अब एक एग्जाम्पल और देखो, जैसे अगर आपसे मैं पूछूं कि Cl माइनस से H2 बनाएंगे तो क्या होगा, HCl बनेगा और साथ में H2 बनेगा। ऐसे अगर मैं फिफ्थ पूछूं आपसे CH3COO माइनस के साथ में अगर मैं H2 बनाऊंगा तो क्या होगा, CH3COOH बन जाएगा और साथ में H2 बन जाएगा। देखो अब ये आयंस की रिएक्शन है। देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे HCl बन रहा है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड बन रहा है, और यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे वीक एसिड बन रहा है, ठीक है। मैंने कहा था रिएक्शन हमेशा वीक एसिड की तरफ आएगी। इसका मतलब क्या होगा कि ये रिएक्शन, तो इसका मतलब ये होगा कि ये रिएक्शन तो होगी क्योंकि वीक एसिड की तरफ आ रही है, और ये रिएक्शन स्ट्रॉन्ग एसिड की तरफ आ रही है तो ये रिएक्शन नहीं होगी। क्लियर बात सब लोगों को। देखो यहाँ पे जो टॉपिक पॉइंट बताया आप समझा रहा हूँ, देखो ध्यान से। इसके अंदर आयंस में क्या बताया मैंने कि आयन Cl माइनस क्या स्ट्रॉन्ग एसिड बना रहा तो ये रिएक्शन नहीं होगी, और CH3CO माइनस जो होगा वो वीक एसिड बना रहा है, इसका मतलब ये रिएक्शन होगी। देखो तो यहाँ से एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है जो है अपन पढ़ेंगे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस है ना, उसका जो मेन जो कंसेप्ट है वो यही है, ध्यान दो। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का नाम मतलब क्या है, सॉल्ट जो होगा, हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर का ब्रेक डाउन करना, वाटर का लाइसिस करना मतलब वाटर का ब्रेक डाउन करना। अब सॉल्ट में आयंस होते हैं, अब कौन से आयंस पानी को तोड़ेंगे, कौन से आयंस हाइड्रोलाइज कराएंगे, वो कंसेप्ट यहाँ पे है, देख लो। देखो तो ये Cl माइनस जो स्ट्रॉन्ग एसिड बना रहे हैं, इसका मतलब वो नहीं तोड़ पाएंगे पानी को नहीं तोड़ पाया, पर जो वीक होगा वो पानी का हाइड्रोलाइसिस करा पाएगा। ये बात समझ में आ रही है आपको। इसका मतलब अपने दिमाग में क्लियर हो चुका है ये बात कि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में पढ़ाएंगे, वहाँ पे जब अपन ड्राइव करेंगे तब अपन समझ लेंगे। यहाँ पे बेसिक बता रहा हूँ आपको मैं कि आयंस जो होंगे, अगर जैसे ये आयन किससा है, स्ट्रॉन्ग एसिड सा है, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड के आयन कभी भी हाइड्रोलाइसिस नहीं कराएंगे, और जो वीक एसिड के आयंस होंगे ना वो हाइड्रोलाइसिस करा देंगे। बस यही कंसेप्ट है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का, इसी पे आगे फॉर्मूले ड्राइव होंगे, पर ये आपको समझ में आना चाहिए। मैं आप जब सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पढ़ाऊंगा, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो वहाँ पे और डिटेल में समझाऊंगा, कैटायन लेके समझाऊंगा, सब समझाऊंगा वहाँ पे ना। तो यहाँ पे आपको मैंने ओवरव्यू दे दिया है ना। तो ये रिएक्शन नहीं होगी, ये होगी। देखो तो इस वाले टॉपिक में देखो क्या पढ़ा आपने, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसमें पढ़ा आपने डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। तो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन जो होगी ना वो हमेशा कहाँ जाएगी, हमेशा स्ट्रॉन्ग से कहाँ जाएगी, वीक की तरफ जाएगी। क्लियर है। जैसे यहाँ पे क्या स्ट्रॉन्ग एसिड है और यहाँ पे वीक एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ ये चली जाएगी। यहाँ पे क्या है, वीक है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, तो ये रिएक्शन नहीं जाएगी। यहाँ देखो ये वीक है, ये स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग की तरफ चली जाएगी। क्यों जाएगी, ये स्ट्रॉन्ग क्यों है कि ये पढ़ेंगे अपन ऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक बताता है कि HPHR की फॉर्म में रहता है वो ना, H और ज़्यादा ऑक्जेलिक एसिड के लिए सिर्फ है ना। ऐसा क्यों होता है वहाँ बताऊँगा, ये याद करने तरीका है, ठीक है। उसके बताया आपको मैंने कि जैसे आयंस की, तो आयंस में भी देखो ये वी स्ट्रॉन्ग एसिड है तो यहाँ रिएक्शन जाएगी, वीक एसिड है तो यहाँ पे रिएक्शन नहीं जाएगी। मतलब जो स्ट्रॉन्ग एसिड के आयंस होंगे केवल वो ही वाटर को हाइड्रोलाइसिस करा पाएंगे, सॉरी जो वीक के आयंस होंगे वही वाटर को हाइड्रोलाइसिस करा पाएंगे, स्ट्रॉन्ग के आयंस नहीं करा पाएंगे, ठीक है। अब देखो, अब इसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन, है ना। इसके बाद अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है ना, नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन लुईस एसिड बेस थ्योरी। देखो स्टूडेंट्स, अब जो अपना नेक्स्ट और लास्ट थ्योरी जो है एसिड बेस की, वो है अपने पास लुईस एसिड बेस थ्योरी।
बिल्कुल से सिंपल सी बात बोलता है ये कि सब्सटेंसेस है ना, जो सब्सटेंसेस जो एसिड होते हैं वो एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, पेयर, पूरा एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेंगे, उनको एसिड कहा जाएगा। और बेस किसको कहा जाएगा, जो बेस जो डोनेट करें पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। देखो डेफिनेशन देखो क्या बोलेंगे इसकी, अपन डेफिनेशन रहेगी इसकी, एसिड जो ऊपर लिखा हुआ डेफिनेशन, एसिड इज सब्सटेंस विच कैन accept a pair of electron while base is a substance which can donate pair of electron, है ना। तो ये डेफिनेशन, ये स्टेटमेंट है इसका, लुइस का। ध्यान दो, अब देखो इसमें क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूँ NH3, क्या NH3 के पास लोन पेयर है? हाँ है। क्या BF3 को इलेक्ट्रॉन्स की डिमांड है? हाँ है, क्योंकि इसके पास 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, है ना। तो ये करेगा, ये अपना जो लोन पेयर रहेगा इसके बाद क्या करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ बना देगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड देगा और इसको ये कंप्लीट वैलेंसी कर देगा। तो क्या हुआ बेसिकली, N ने तो लोन पेयर दिया, तो N तो क्या काम करेगा, N तो काम किया बेस का, है ना, NH3 ने तो काम किया बेस का और BF3 ने काम किया एसिड का। ठीक है, तो ये भी एसिड बेस थ्योरी कहलाएंगे। ध्यान दो, अब आपको बताऊंगा मैं किन को आप एसिड बेस के कौन कौन रहेंगे और एसिड कौन कौन रहेंगे ना, उनके एग्जांपल्स पढ़ेंगे। आपको ये बात तो समझ में आ चुकी है आराम से अभी कि एसिड, लुइस एसिड किसको कहते हैं, लुइस बेस किसको कहते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो टाइप्स ऑफ, हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन इसके अंदर टाइप्स ऑफ लुइस बेस। फर्स्ट देखो, फर्स्ट वो रहेंगे जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स रहेंगे पर उनके लोन पेयर होना चाहिए ना। तो फर्स्ट है न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो पर कम से कम एटलीस्ट 1 लोन पेयर, एक लोन पेयर होना चाहिए उसके पास ना। जैसे फॉर एग्जांपल NH3, देखो सब्सटेंस का बता दूं कि ऐसे एक एलिमेंट पे एक लोन पेयर ना, तो वो एक लोन पेयर डोनेट कर देगा। अगर 2 लोन पेयर है तो भी वो लोन पेयर हमेशा एक ही डोनेट कर पाता है ना, ऐसे नहीं कि 2 है तो दोनों डोनेट कर देगा, ऐसा नहीं, लोन पेयर तो एक ही डोनेट करेगा। जैसे RNH2 हो गया, NH3 हो गया, RNH2 हो गया, इसका लोन पेयर है। ये भी क्या करेगा, ये भी लुइस बेस की तरह काम करेगा। जैसे अगर बोलूँगा ROH एल्कोहल बोलूँगा, ये भी लुइस बेस की तरह काम करेगा। अगर H2O भी कैसे काम कर सकता है, लुइस बेस की तरह काम कर सकता है, एक्सेट्रा। मतलब फर्स्ट कौन से हो गए, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हो गए जो लुइस बेस की तरह काम करेंगे। तो ये जो बता रहा हूँ मैं अभी, ये चीज़ सब इंपॉर्टेंट है ना। तो मैंने आपको यहाँ तक बस ये इंपॉर्टेंट बताया है कि एसिड वो होते हैं जो एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर, और बेस वो होते हैं जो डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर, है ना। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। इसके बाद देखो पहला पढ़ा जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल कम से कम एक लोन पेयर होना चाहिए, ये बेस की प्रॉपर्टी है ना। सेकंड देखो, सेकंड वो कहलाएंगे, सेकंड वो होंगे जो नेगेटिवली चार्ज होंगे। बेसिकली नेगेटिवली चार्ज होता है ना, तो वो भी इनके पास भी लोन पेयर एक्स्ट्रा होता है, लोन पेयर और लोन पेयर विथ नेगेटिव चार्ज भी होगा, तो वो और इजीली लोन पेयर्स डोनेट कर पाते हैं। और एनायंस देखो कैसे कर लेंगे, एग्जांपल देखो, जैसे F माइनस बोला मैंने, Cl माइनस बोला, Br माइनस बोला, ये सब भी क्या है, ये सब भी लुइस बेस कहलाएंगे। समझ में आप लोगों को, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आ गया आपके पास टाइप्स ऑफ लुइस एसिड। टाइप्स ऑफ लुइस बेस में बताया मैंने आपको, या तो न्यूट्रल हो या नेगेटिव चार्ज हो। और नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ लुइस एसिड, है ना। देखो ऐसा लुइस एसिड में क्या होता है, फर्स्ट देखो इसके अंदर देखो, फर्स्ट ये है कि जिनका इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट जिनका होता है वो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूँ AlCl3 बोला मैंने, BF3 बोला मैंने, FeCl3 बोला, इनकी क्या है, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट नहीं। फॉर एग्जांपल मैं AlCl3 की बात करूँ तो Al के पास 3 Cl हैं, तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स का, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, होने कितने चाहिए,
8 होनी चाहिए। इसका मतलब ये एक लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, तो ये किस में आएगा, ये लुईस एसिड के अंदर आएगा। नेक्स्ट देखो इसके अंदर है ना, नेक्स्ट जैसे बात करो कोई सिंपल कैटायन है ना, तो जो डी ब्लॉक के जो होते हैं ना, तो इसमें से लिखेंगे अपन है ना, मोस्ट ऑफ द डी ब्लॉक कैटायन जो होंगे ना, वो क्या होते हैं, वो लुईस एसिड होते हैं, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। जैसे एग्जांपल बोलूँ आपसे, अगर मैं एग्जांपल देखिए इसके अंदर, ऐसे मैं बोलूँ आपसे Ag+ हुआ, Cu+2 हुआ, Fe+3 हुआ, ये सब क्या होंगे, ये सब आगे अपने पास लुईस एसिड्स होंगे ना। जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 कैटायन नहीं, जैसे अगर बोलो Na+, तो Na+ होगा, ये लुईस एसिड नहीं होगा। ऐसे नहीं कि इसके इलेक्ट्रॉन की डिमांड, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो है ये, पर इससे क्या, इसकी ज़िंदगी की इच्छा यही थी कि एक इलेक्ट्रॉन दे दे, है ना। ये क्या होता है, NS1 होता है ना, ये तो NS1 की तो इच्छा ही है कि इलेक्ट्रॉन देकर स्टेबल हो जाए। अब जिसने इलेक्ट्रॉन दे दिया है, स्टेबल हो गया है, तो अब थोड़ा ना ये इलेक्ट्रॉन लेगा, है ना, अब तो ये स्टेबल फॉर्म में है, तो इसलिए ये लुईस एसिड में काउंट नहीं करेंगे। ऐसे Mg+2 बोलूँगा तो Mg+2 भी लुईस एसिड में काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि इसके बाद भी ये स्टेबल हो चुका है अभी। क्लियर सबको बात, ठीक है। थर्ड देखो इसके बाद, नेक्स्ट देखो थर्ड पॉइंट क्या है इसके अंदर। थर्ड पॉइंट ये है कि वो मॉलिक्यूल जिनके सेंट्रल एटम के पास एम्प्टी d ऑर्बिटल हो, है ना, p ब्लॉक जिनके पास d ऑर्बिटल, ऐसे बोलेंगे एम्प्टी d ऑर्बिटल हो उसके पास, है ना, एम्प्टी d ऑर्बिटल। फॉर एग्जांपल, ऐसा एग्जांपल लेके बताऊँ मैं आपको, ऐसे मैंने बोला SnCl4 हुआ और आपके पास SiF4 हुआ, ये एक्सेट्रा, इनके पास क्या है, ये सब डी ब्लॉक के हैं और उनके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स भी है ना। आपको एम्प्टी डी ऑर्बिटल का मतलब कॉन्सेप्ट होता है क्या है इसके अंदर, सेकंड पीरियड को छोड़ के उसके नीचे के एलिमेंट्स होते हैं, इनके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल होते हैं, है ना। इसके पास नहीं होते क्योंकि इनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, इनकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 और ये आपके 2p और 1 से 6 के बीच में होते हैं सेकंड पीरियड वाले ना। पर जो इसमें तो डी होता ही नहीं है, डी चालू कहाँ से होता है, 3 चालू होता है। तो सेकंड पीरियड के नीचे वाले जो होते हैं, इनके अंदर एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स होते हैं। तो यहाँ तक बात समझ में है आपको। अब इसके अंदर एक लास्ट केस और है, वो भी देख लो अभी कभी। अब यहाँ पे अपन एक बार इसको हाईलाइट कर लेते हैं। अपन यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट पढ़े। पहला पॉइंट पढ़ा है कि बेस कौन से होंगे, जो नेगेटिवली चार्ज होंगे वो भी क्या कहलाएंगे, बेस कहलाएंगे। अगर लुईस एसिड की बात करेंगे तो जिनका इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा वो लुईस एसिड में आ जाएंगे, या सिंपल कैटायन पर कौन से वाले, डी ब्लॉक वाले हैं तो किस में आ जाएंगे, वो इसमें आ जाएंगे, अपने लुईस एसिड में आ जाएंगे। या फिर पी ब्लॉक के हों और उनके अंदर एम्प्टी डी ऑर्बिटल हो, फॉर एग्जांपल SnCl4 SiF4, ठीक है। इसमें एक लास्ट केस और बचा, भी देख लेते हैं फटाफट से भी, है ना। फोर्थ केस देखो इसके अंदर, लुईस एसिड के अंदर देखो, इसमें से फॉर एग्जांपल एक मॉलिक्यूल लूँ में CO2, है ना, इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट है, ये सेकंड पीरियड का भी है, एमटीपी ऑर्बिटल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इसके बाद, उसके बाद भी ये लुईस एसिड है। ऐसा क्यों, देखो क्या सेंट्रल एटम, ध्यान सुनना, क्या सेंट्रल एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पाई बॉन्ड जुड़ा हुआ है, बोला हाँ, तो इसका मतलब ये एज ए लुईस एसिड काम करता है। क्यों, क्योंकि जैसे ही इसके पास सेंट्रल एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जुड़ा होगा पाई बॉन्ड से, तो पाई बॉन्ड इसको इधर तोड़वा देगा। जैसे इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, डेल्टा पॉजिटिव आएगा। डेल्टा पॉजिटिव क्या होता है, तो क्या जो लुईस बेस रहेगा वो अपना लोन पेयर जो होगा वो इसको डोनेट कर देगा। समझ में आपको। जैसे अगर बोलो आपको SO2 बोलूँ, है ना, SO2 बोलूँ तो SO2 कैसा होता है, SO2 ऐसा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से क्या, सेंट्रल एटम से पाई बॉन्ड से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव आएगा और लोन पेयर कहाँ डोनेट कर देगा, ऐसे यहाँ पे। जैसे बोलूँगा SO3 भी एसिड होगा। देखो कंडीशन क्या है कि सेंट्रल एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पाई बॉन्ड जुड़ा होना चाहिए, तो वो क्या कराएगा, वो भी लुईस एसिड की तरह काम करेगा। इसी बात को लिख लेंगे देखो अपन, है ना, ऐसे लिखेंगे अपन कि सेंट्रल एटम जो है, सेंट्रल एटम शुड अटैच्ड विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वाया पाई बॉन्ड, है ना। अगर ऐसा होगा तो भी ये कैसा काम करेगा, तो भी ये अपना लुईस एसिड की तरह ही काम करेगा, ठीक है। तो एक अपना पॉइंट ये भी हो चुका है
है ना। अगर पाई बॉन्ड से होगा, मोर होगा तो क्या होगा, ये लुईस एसिड काम करेगा।